students, how are you? I hope you all are good. So today let we start the SST chapter number 2 from trade to territory, यानी कि व्यापार से शासन तक। तो इस चैप्टर में है कि कैसे अंग्रेज जो है यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे, बिजनेस करने के लिए आए थे, बट उन्होंने यहाँ पे धीरे धीरे कैसे अपना अधिकार जमा लिया। सो लेट्स स्टार्ट। Let's begin. The Mughal Empire, founded by Babur in 1526, began to decline following the death of Aurangzeb. तो जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद है ना, बाबर के हाथ में आ गया था राज्य सन 1526 में। The last of the great Mughals in 1707. कौन था औरंगजेब? लास्ट ग्रेट मुगल था 1707 में। By 1750, the Mughal Empire had been reduced to just a faint shadow of its illustrious power. तो क्या हुआ, मुगल एम्पायर जो है रिड्यूस, कम हो गया इसके बाद, है ना। जो औरंगजेब था वो एक फेंट शेडो, एक बहुत ही अच्छा शासक, मतलब एक अपने टाइम में एक मुगल का जो है शासक था बहुत ही, और उसके जाने के बाद क्या हुआ, इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। इट हैड ऑलरेडी disintegrated, yielding places to a number of regional kingdoms. This situation proved to be a blessing and disguise for the English East India Company, which was keen to play a dominant role in the political and economic affairs of the Indian subcontinent. तो क्या हुआ, जैसे जैसे मुगलों का अंत होता हुआ, तो जो ब्रिटिश आए थे बिजनेस करने, ट्रेड करने यहाँ पे, तो उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया। फॉर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आई थी यहाँ पे व्यापार करने के लिए। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो है शुरू कर दिया यहाँ पे अपना आधिपत्य। मर्केंटाइलिज्म एंड द एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन ट्रेड। अब यहाँ पे यूरोपियों का व्यापार बढ़ाना तथा मर्केंटाइलिज्म करना। इन यूरोप मर्केंटिलिज्म बिकेम ए पॉपुलर इकोनॉमिक थ्योरी एंड प्रैक्टिस फ्रॉम द 17th सेंचुरी। तो ये मर्केंटाइलिज्म जो है एक पॉपुलर इकोनॉमिक थ्योरी, अर्थशास्त्री विधि है। It held that the prosperity of a country depend on its capability to produce more than it consumed and export more than it imported in order to maintain a positive balance of trade. तो उनका मानना था कि चीजें जो है निर्यात ज्यादा होनी चाहिए, आयात कम होनी चाहिए, ताकि जो हमारे देश की मुद्रा है वो अपने देश में बनी रहे। तो चीजें जो है अपने देश से उसके लिए इंपोर्ट होनी चाहिए, एक्सपोर्ट होनी चाहिए, इंपोर्ट कम होनी चाहिए। ओवरसीज ट्रेड कैरीड बट बाय द सी रूट्स वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ मर्केंटाइलिज्म। द ओरिजिन ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स पावर्स ले इन द इकोनॉमिक थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मर्केंटाइलिज्म। ओके, तो ये बस अब था कि कैसे जो है व्यापार बढ़ाया जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उन्होंने समुद्र के रास्तों को अपनाया उसके लिए, है ना। द ऑरिजिन ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स पावर ले इन द इकोनॉमिक थ्योरी। ओके, तो क्या हुआ, बिजनेस के उद्देश्य से उनका आना बहुत ही सफल हुआ, और उनकी जो है उनकी पावर इकोनॉमिक पे, अर्थशास्त्री पावर थ्योरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। ऑरिजिन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन ईस्ट, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है ओरिजिन, जनक, आइए देखते हैं। EEIC was established in London in the year 1600 by a royal charter issued by Queen Elizabeth I, the Queen of England. तो जो ईस्ट इंडिया इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी थी वो 1600 में लंदन में शुरू हुई, और इनको जो है क्वीन एलिजाबेथ ने शुरू किया था इंग्लैंड में। अकॉर्डिंग टू दिस चार्टर द कंपनी गोट द सोल राइट्स of trade in the East India, which included all places east of Cape of Good Hope. तो क्या हुआ, ये जो है according to this charter the company got to the sole rights of trade in the East India Company. ठीक है, तो चार्टर के अकॉर्डिंग जो है ये कंपनी केवल ईस्ट इंडिया की तरफ इसको वो करना था, which included all places। तो इसने क्या किया, सारे प्लेसेस, सारे स्थानों को इंक्लूड कर लिया इसमें। ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप, अर्ली ईयर्स ऑफ द EEIC, तो उसका जो है समय, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अर्ली ईयर्स था वो देखिए। कैप्टन विलियम हॉकिंस लेड द फर्स्ट वॉयज ऑफ द EEIC
to India in 1608. सन 1608 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कैप्टन थे वो थे विलियम हॉकिंस. His crew sailed into the port of सूरत. ठीक है, तो इनके जो वो थे क्रू वो सेल करते थे कहाँ पे, सूरत में, गुजरात. He succeeded in obtaining certain trade concessions from the then मुगल एम्परर जहांगीर. तो जो मुगल एम्परर, मुगल बादशाह जहांगीर थे, तब ये इन चीजों की एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे. As a result, a trading post of factory was established in Surat by the English in 1613. In 1615, Sir Thomas Roe arrived in India as the ambassador of King James I of England. अब क्या हुआ, सन 1615 में सर थॉमस रॉ कहाँ पे आए, भारत में, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनके, इसका एम्बेसडर बनके किंग ऑफ जेम्स I ऑफ इंग्लैंड. ही रिसीव्ड ए रॉयल फरमान फ्रॉम द मुगल एम्परर. तो उन्होंने क्या किया, मुगल बादशाह से उन्हें एक फरमान मिला, एक ऑर्डर मिला. क्या ऑर्डर मिला उन्हें? दिस रॉयल ऑर्डर अलाउड टू सी EEIC to set up factories in Agra, Bhuj, modern day Bharuch, Ahmedabad and some other places. अब जो मुगल एम्परर था उसने क्या इनको ऑर्डर दिया, क्या आदेश दिया कि ये जो है तुम्हें अपनी जो फैक्ट्रीज है ना, कहाँ पे बनाओगे आप, आगरा में आप बना सकते हो, ब्रोच मॉडर्न डे बहरूच, ब्रोच में, अहमदाबाद और बहुत सी ऐसी जगह थी. तो किसने किया, जो हमारे मुगल एम्परर थे, जो शासक थे, उन्होंने तो इनको यहाँ पे बसाया, अंग्रेजों को. ठीक है. Prior to Roy's visit to India, the first English factory in South India was established in Masulipatam in 1611. ठीक है. अब जो है prior to Rose's visit to India, जब वो रोज इंडिया आया तो उसने पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री थी साउथ इंडिया में कहाँ पे बनाई, मासूलीपट्टनम में, सन 1611 में. Subsequently, the first English factories in Eastern India were established in Balasore 1633 and Hooghly 1651. अब आगे आगे कैसे चीजें बढ़ती रही. The first English factories in Eastern, जो ईस्ट की तरफ थी, पूर्वी दिशा में, पूर्व की तरफ कहाँ पे बनी वो, बालासोर 1633 में, और हुगली जो शहर है उसमें सन 1651 में. Besides, the EEIC also began to set up much bigger and strongly fortified operational bases at the presidency towns of Madras, now Chennai, Bombay and Kolkata. मतलब अब इनका जो मेन उद्देश्य था, मतलब इनका जो उद्देश्य, इनसे ही काम नहीं चल रहा था, इन्हें कुछ और बड़ा करना था, कुछ और जगह अपना आधिपत्य स्थापित करना था. स्ट्रॉन्गली फोर्टिफाइड ऑपरेशनल बेसिस ऑन द प्रेसिडेंसी टाउन, है ना. तो ये बहुत ही अपने आप में एक फेमस शहर है, चेन्नई, बॉम्बे और कोलकाता. बट इनको अपना जो पूरा वो जमाना था ना ईस्ट इंडिया कंपनी को, इन जगहों पे जमाना था. दे सेट अप द फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास in 1639 on a piece of land they receive on lease from the local raja. अब इन्होंने क्या किया, जो है वहां का मद्रास के जो लोकल राजा थे उनसे क्या किया, जमीन लीज पर ली, है ना. वहां पे जो लैंड थी वो लीज पर लेके इन्होंने एक वहां पे सेंट जॉर्ज नाम का एक किला बना दिया मद्रास में सन 1639 में. In 1668 the island of Bombay under Portuguese control was given away in dowry to the English King Charles II by his father-in-law and the King of Portugal. अब आगे क्या हुआ कि इन 1668 में द आइलैंड ऑफ बॉम्बे अंडर पुर्तगीज कंट्रोल. तो जो बॉम्बे जो आइलैंड था वो किसके कंट्रोल में था, पुर्तगालियों के कंट्रोल में था. तो उन्होंने क्या किया, इंग्लिश जो अंग्रेजों के राजा चार्ल्स II थे, उनके फादर इन लॉ ने जो पुर्तगाल के राजा थे, किंग्स चार्ल्स के, जो अंग्रेजों के किंग्स चार्ल्स थे, उनके फादर इन लॉ थे पुर्तगाल के राजा. तो उन्होंने क्या किया, उनको दहेज दिया, दहेज में दिया. दहेज में क्या दिया उन्होंने, शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स द EEIC गॉट इट फ्रॉम चार्ल्स II ऑन लीज एंड फोर्टिफाइड इट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मराठास. अब उन्होंने क्या किया, अब उनके वो ससुर बन गए, उन्होंने उन्हें डौरी दहेज में बहुत कुछ दिया, लैंड, इकोनॉमिकल जो है बहुत सारी चीजें दी. तो अब उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गॉट इट फ्रॉम चार्ल्स II लीज. ठीक है, उन्होंने लीज पे ले ली वहां पे भी जमीन, और फोर्टिफाइड ऑफ फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मराठा. अब उन्होंने क्या किया, उल्टा मराठा के अगेंस्ट ही
वो शुरू कर दिया प्रोटेस्ट. सो सून बॉम्बे became an important base of the EEIC in India. अब क्या हुआ, जो बॉम्बे था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया सबसे मेन वो बन गया, वहां पे एक तरह से हेड ऑफिस. ठीक है. in 1698 the company got the zamindari of 3 villages of Sultanati, Govindpur and Kalikata and Bull Fort William around its factory. अब उन्होंने क्या किया, बॉम्बे में सन 1698 में एक जमींदारी कंपनी गॉट द जमींदारी ऑफ 3 विलेजेस, 3 गांव में क्या किया, उन 3 गांव को अपने अंडर में ले लिया, गोविंदपुरी, कालीकट और सुतानुती. ठीक है. और वहां पे क्या किया, किले बनाने शुरू कर दिए और वहां पे चारों तरफ फैक्ट्रियां बनानी शुरू कर दी. दैट वाज हाउ द सिटी ऑफ कैलकाटा केम इनटू एक्सिस्टेंस. अब क्या हुआ, कैलकाटा इनके अंडर में आने लगा. In 1770 the Mughal ruler Farrukhsiyar issued a फरमान. अब सन 1717 में जो एक मुगल शासक था फर्रुखसियार, एक उसने एक फरमान जारी किया, उस किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए. राइट टू ट्रेड इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा अपॉन एन एनुअल पेमेंट ऑफ ए नॉमिनल सम. अब इन्होंने क्या किया शासकों ने कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी एक और फरमान जारी कर दिया कि वहां पे अपना ट्रेड व्यापार शुरू करे. कहाँ पे, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में. अब क्या हुआ, अंग्रेज तो चारों तरफ फैलने शुरू हो गए. दे ऑल्सो गॉट द एडिशनल राइट्स टू ट्रेड इन द डेक्कन इन गुजरात, है ना. तो उन्होंने क्या किया, एडिशनल उन्हें वहां पे डेक्कन और गुजरात में भी अधिकार मिल गया अपना व्यापार शुरू करने का. द EEIC and other European companies made huge profits by the trade concessions they got from the Indian rulers. They bought goods, especially cotton clothes, silk spices, saltpeter, etc. in India and exported them to Europe. अब क्या हुआ, अब वो यहाँ पे इंडिया में आके इन्होंने कारखाने लगाए, फैक्ट्रीज लगाई. ठीक है. यहाँ के जो इंडियन थे लेबर थी वो काम करती थी. अब यहाँ पे चीजें बनवा के उन्होंने क्या किया, कॉटन क्लोथ, सिल्क स्पीसीज, सारी चीजें यहाँ पे बनवा के उन्होंने यूरोप को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया. तो इसमें हमारा क्या फायदा हुआ, उन्होंने चीजें यूरोप को एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी. द EEIC's यूरोपियन रिवर्स. अब देखते हैं कि क्या होता है आगे. द पुर्तगीज, उन्होंने क्या किया, इन 1498 Portuguese navigator and explorer Vasco da Gama discovered the new sea route then that linked India to Europe via the Cape of Good Hope. अब क्या किया कि पुर्तगीज जो नेविगेटर एक्सप्लोरर थे वास्को डी गामा, उन्होंने समुद्र जो है एक समुद्र मार्ग का निर्माण किया, है ना, ताकि इंडिया टू यूरोप वाया द कैप ऑफ गुड होप. द रूट टेकन बाय वास्को ड गामा's crew can be represented as Europe, West African coast, Southern Africa, Cape of Good Hope, Calicut, modern day Kozhikode in Kerala. This had become necessary because of the rise of the Ottoman Empire in Turkey and West Asia that prevented European traders from using the traditional land routes. तो अब क्या क्या तैयारियां शुरू हुई कि जो है समुद्री मार्गों के अलावा एक्सपोर्ट होने के लिए, ट्रेडर्स व्यापार करने के लिए यूरोपियन ने ट्रेडिशनल लैंड रूट्स, यहाँ पे लैंड रूट्स जो है वो यूज करने शुरू किए. Subsequently, several groups of Portuguese traders reached the Malabar coast in South India. अब क्या हुआ, बहुत सारे जो समूह थे पुर्तगालियों के वो व्यापार करने के लिए कहा मालाबार को साउथ इंडिया में जाने लगे. They established settlements and Calicut, कोचीन, गोवा, दमन एंड दीव. ठीक है. अब ये कहाँ कहाँ पे फैलने लगे, कैलिकट, कोचीन, गोवा और दमन दीव में. गोवा continue to be occupied by the Portuguese till 1968 when it was liberated and become a part of India. तो जो गोवा है वो ऑक्यूपाइड था पुर्तगालियों के द्वारा. सन 1968 में पुर्तगालियों के द्वारा ऑक्यूपाइड था, बिकामा जब तक वो भारत का एक हिस्सा रहा. ठीक है. तो वो पुर्तगालियों ने उसको कब्जाया हुआ था गोवा को. द पुर्तगीज were the first European power to establish their trading and administrative centers in India as well as many other parts of Southeast Asia. They controlled several important sea routes in the region. After the arrival of other more powerful trade
rivers from Europe. However, the Portuguese could only manage to retain their possessions in Western India. The Dutch. ईस्ट इंडिया कंपनी का एक शासक है डच. By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. है ना, आप क्या करता था 17वीं शताब्दी में जो है डच नाम का जो एक अंग्रेजी शासक था वो क्या करता था, हिंद महासागर के थ्रू, शिप्स के थ्रू व्यापार करता था. द डच established their trading centers at Surat, Ahmedabad, Broach, Nagapattinam and Masulipatam. However, the Dutch were more interested in the Far East. They established a colonial empire in Java and Indonesia. अब उसने भी जगह जगह अपने पैर पसारने शुरू किए, है ना. क्या किया उसने, इसके ट्रेडिंग सेंटर जो थे वो सूरत, अहमदाबाद, गुजरात, मासूलीपट्टनम. However, the Dutch were more interesting in the East. They established a colonial empire in Java and Indonesia. परमानेंट जो जहां पे रहता था ये. नेक्स्ट वन इज द फ्रेंच. द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी established in 1664 sought to expand its base in India and posed a tough challenge to the EEIC. The first French factory was established at Surat in 1668. जो पहली जो फ्रेंच कंपनी थी कहाँ पे, सूरत में थी 1668 में. The early French settlements in India were Pondicherry, है ना, Chandler Nagor, Mahe and Karaikal. When Dupleix was appointed the governor of the French East India Company in the mid-18th century, his ambition of establishing a French Indian empire brought him in direct conflict with the EEIC. Struggle for power, शक्ति के लिए संघर्ष. After the establishment of trading companies by the various European powers, conflict broke out among them. अब क्या हुआ जब वहां पे जो यूरोपियन पावर हैं, अब यूरोपियन भी आके बस रहे थे वहां पे, फ्रेंच भी आके बस रहे थे, तो इनमें आपस में अब क्या चीजें शुरू हुई, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए. ड्यूरिंग द 17th and 18th centuries, the English and the French companies supported by local Indian rulers, है ना, fought several wars. अब क्या हुआ, इंग्लिश एंड द फ्रेंच कंपनीज आपस में झगड़ा कर रही थी. अब उनको सपोर्ट मिला कहां से, बाय लोकल इंडियन रूलर्स. जो लोकल भारत के जो शासक थे ना, फोर्ट, उन्होंने आपस में बहुत सारे युद्ध किए. बाय द मिडल ऑफ द 18th century, the EEIC eventually succeeded in the outclassing all other European powers. बैटल ऑफ प्लासी. अब यहाँ पे बात होगी प्लासी के युद्ध की. क्या हुआ था उसमें, अलीवर्दी खान द नवाब ऑफ बंगाल डाइड इन 1756 CE. जो नवाब का जो राजा था, है ना, बंगाल का जो नवाब था अलीवर्दी खान, उसकी मृत्यु हुई 1756 ईस्वी में. सिराजुद्दौला हु वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर बिकम द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल. अब क्या हुआ, अगला जो बंगाल का जो नवाब था, जो राजा था, कौन बना, सिराजुद्दौला. बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर था वो. The company officials were not in favor of him as he did not grant them any trade concessions and other privileges. अगर जो कंपनीज थी ना उनकी, ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर उसके फेवर में नहीं थी, फेवर में वो कुछ काम नहीं करते थे, तो वो क्या करता था, उनको जो है व्यापार करने की परमिशन देता ही नहीं था. अगर उसके फेवर में है चीजें तो ठीक है. They started conspiring against him and sided with his rival. तो उसने क्या शुरू किया, उनके अंदर कॉन्स्पिरेसी शुरू कर दी और उनसे बदला लेने की कोशिश, मतलब शुरू कर दिया. This angered the Nawab and he ordered the company to stay away from the political matters of the state. अब उसने गुस्से में क्या कहा, नवाब ने कंपनीज को ऑर्डर दिया कि जो है वो दूर रहें, जो भी यहाँ पे राजनीतिक मसले होते हैं, जो भी राजनीतिक मुद्दे होते हैं, उनसे दूर रहें. He also ordered the company to stop fortification and pay taxes. He also ordered the company to stop fortification and pay taxes.
ठीक है, उसने कहा, उसने ऑर्डर दिया कि आपको जो भी कंपनी यहाँ पे शुरू कर रहे हो, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को, अंग्रेजों को, ब्रिटिश को, कि आपको टैक्स देना होगा। ऑल दीज टॉक्स एंड नेगोशिएशन फेल, सारी बातें और जितने भी नेगोशिएशन थी अब फेल हो चुकी थी, कोई नहीं सुन रहा था। एज अ रिजल्ट, अब उसका रिजल्ट क्या निकला? द नवाब मार्च्ड विद 30,000 soldiers towards the English factories at कासिम बाजार, लॉक द वेयर हाउस। अब उसने क्या किया, नवाब सिराजुद्दौला ने 30,000 अपने सैनिक लेके गया और उसने इंग्लिश जो एक फैक्ट्री थी कासिम बाजार में, उसको एक वायर हाउस, मतलब उससे ताले से बंद कर दिया। ओके, disarmed all Englishmen, captured many officials and blockaded the English ships। बहुत सारे जो उनके ऑफिशियल जो चीजें थी वो सब उसने ब्लॉक कर दी। ही मार्च्ड टू कैलकाटा टू कैप्चर द कंपनीज फोर्ट देयर। अब उसने कैलकाटा की तरफ कूच किया, क्यों? वहां के जो किले थे उनको, कंपनीज फोर्ट देयर, उनको कैप्चर करने के लिए। द ब्रिटिश सेंट अ स्ट्रॉन्ग कॉन्टिंजेंट अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव who met नवाब सिराजुद्दौला's army at Plassey in 1757। अब 57, अब अंग्रेजों की तरफ से भी कमांडर आया, कौन आया? रॉबर्ट क्लाइव। तो वो नवाब सिराजुद्दौला से कहाँ पे? प्लासी में, दोनों के बीच में युद्ध शुरू हुआ। मीर जाफर who was the commander in chief of the नवाब्स आर्मी, जो मीर जाफर था वो नवाब सिराजुद्दौला की जो है आर्मी है उसका कौन था? वो कमांडर था, चीफ कमांडर था, मुखिया था। जगत सेठ who was a rich banker and several others conspired with the British against सिराजुद्दौला। जगत सेठ था जो उसका एक बहुत ही अमीर वो था, बैंकर था, और बहुत सारे लोग थे ब्रिटिश, जो ब्रिटिश शासन के अपोजिट थे। मीर जाफर was promised the नवाब्स टाइटल अपॉन द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला। तो मीर जाफर ने क्या किया? नवाब सिराजुद्दौला को जो है प्रॉमिस किया कि वो युद्ध में जीतेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रिचरी सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड एंड एक्सिक्यूटेड। अब क्या हुआ? इस प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला हार गया और वो मारा गया। द बैटल ऑफ प्लासी वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री फॉर द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। अब जो प्लासी के युद्ध में जो विजय थी, जो मेजर, मतलब इस युद्ध में विजयी हुए कौन? ब्रिटिश। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ रॉबर्ट क्लाइव की वजह से। मीर जाफर वाज मेड द न्यू नवाब ऑफ बंगाल। अब क्या हुआ? मीर जाफर जो है बंगाल का नया नवाब बन गया। ही वाज ए पपेट हु सर्व्ड द ब्रिटिश मीटिंग। अब क्या हुआ? वो ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उनका पपेट बन गया, है ना, मीटिंग देयर मॉनिटरी डिमांड्स। अब वो क्या करता था? उनकी डिमांड्स पूरी करता था, है ना, वो उनका पपेट बन चुका था। However, when he tried to oppose, he was replaced by Mir Qasim as the new Nawab। अगर वो उनके अपोजिट जाता था या कुछ उनके अपोजिट कुछ ऐसा गलत करता था ना, तो क्या किया? उसको मीर कासिम के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, उसको हटा दिया गया और मीर कासिम को नया नवाब बना दिया। मीर कासिम granted the company the right to collect revenue of the districts of Burdwan, Midnapore and Chittagong। Mir Qasim was loyal to the British for a few years, but later he could not compromise with their policies। अब क्या हुआ? उसने अंग्रेजों के साथ वो मिल तो गया, ठीक है, उनके अंडर वो काम भी करने लगा, मतलब कुछ पॉलिसीज ऐसी थी जो जिसने उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अंग्रेजों के साथ में। He wanted to free himself from their clutches। ठीक है ना, वो आजाद रहना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि उस पर कोई शासन करे। He got his army trained in the art of modern warfare। उसने अपनी आर्मी को जो है तैयार किया, ट्रेन किया। Next he removed all duties on internal trade and gave equality right to both Indian and British trader। फिर उसने क्या किया कि जो है उसने सारी जो ड्यूटीज थी, जो इंटरनल ट्रेड, जो आंतरिक जो व्यापार होते थे, उनसे उन सारी ड्यूटीज हटा दी उसने। और उसने क्या किया कि इंडियन और ब्रिटिश ट्रेडर्स जो व्यापारी थे, भारतीयों और जो अंग्रेजों के जो भी ये व्यापारी थे, उनको इक्वल जो है इक्वालिटी देना शुरू कर दिया। दिस एंडेड ही ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ब्रिटिश मूव अगेंस्ट मिस्टर मीर कासिम। अब क्या हुआ? अंग्रेज जो है उसके खिलाफ चले गए, मीर कासिम के। अब नेक्स्ट युद्ध होता है बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध 1764 में। अब इसमें क्या हुआ? मीर कासिम अलाइड हिमसेल्फ विद शुजा उद दौला एंड शाह आलम II।
शुजाउद्दौला was the Nawab of Oudh and Shah Alam II was the 17th Mughal emperor. अब क्या होता है, तो मीर कासिम किसके साथ मिला, शुजाउद्दौला और शाह आलम II. शुजाउद्दौला was the Nawab of Oudh and Shah Alam II was the 17th Mughal. तो शाह आलम कौन था, 17वां मुगल शासक था. Their combined force meet the British at Buxar on 22 अक्टूबर. इन सब एक साथ मिले, इनकी सबकी आर्मी एक साथ मिली, फिर ये ब्रिटिश लोगों के खिलाफ 22 अक्टूबर को बक्सर में जो है इनका युद्ध शुरू हुआ. 1764, however, the combined forces were badly defeated. This victory allowed the British to establish a stronger rule. अब यहाँ पे भी क्या हुआ, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश थे, जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने इन सबको हरा दिया और यहाँ पे भी ब्रिटिश लोगों की विजय हुई, वो सब इनसे जीत चुके थे. Consequence of Battle of Buxar. अब बक्सर का जो युद्ध है उसके बारे में आइए और कुछ जानते हैं. The Battle of Buxar exposed the weakness of the Indian rulers. तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें जो भारतीय शासक थे उनकी कमजोरी सामने आई. अब क्या थी, The Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha were given to the British. ठीक है, जो दीवानी अधिकार थे वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के किसको दिए गए, ब्रिटिश को दिए गए. This means that the company collected revenue or taxes from these provinces to finance all the activities including wars and expansion in India. अब सारी चीजें जो है अंग्रेजों के अधिकार में आ गई थी. The collection of Diwani helped the British deal with their inconveniences. Earlier, the British had to use gold and silver brought from Britain to buy goods in India as they had no way of gaining direct revenue from इंडिया. अब वो क्या करते थे, सोना चांदी, जो अब इन्होंने क्या शुरुआत की, अंग्रेजों ने सोना चांदी जो है ना हमारे भारत से इन्होंने मतलब वो करके बाहर भेजना शुरू कर दिया, मतलब यूरोप और इंग्लैंड में भेजना शुरू कर दिया. द विक्ट्री ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध में जो उनकी विजय हुई थी एंड एक्वायरिंग ऑफ दीवानी नाउ मीन दैट द कंपनी कुड यूज इंडियन रेवेन्यू फॉर इट्स एक्सपेंसेस. दिस रेवेन्यू वाज यूज्ड फॉर बाइंग कॉटन एंड सिल्क. तो ये जो रेवेन्यू होता था ये किस लिए, सिल्क और कॉटन खरीदने के लिए होता था. द रेवेन्यू दस कलेक्टेड वाज इनफ फॉर द कंपनी. It became self-sufficient and powerful. The British East India Company became an actual ruler with revenue and military under its control. अब क्या हुआ, ब्रिटिश राज जो है पूरी तरह फैल चुका था और उन्होंने क्या कर लिया था, वो ही शासक बन गए थे और सारी जो मिलिट्री थी वो सब उनके अंडर में आ गई थी. After the victory in Buxar, Robert Clive, who became the governor of Bengal in 1964, introduced system of government according to this system. अब क्या हुआ, जब बक्सर का युद्ध हुआ था उसकी विजय के बाद, उसमें जीतने के बाद जो रॉबर्ट क्लाइव था वो बंगाल का गवर्नर बन गया था सन 1964 में. अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड द पावर ऑफ jurisdiction stayed with the British, while the responsibility of the administration was given to the Nawab of Bengal. This means the British enjoyed all the powers but no responsibility. अब क्या कर रहे थे, जो अंग्रेजी शासक थे, जो ब्रिटिश थे ना, वो सारी चीजें एंजॉय कर रहे थे, अपनी पावर एंजॉय कर रहे थे, बट वो कुछ जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे. ठीक है. Ironically, the Nawab had no powers, but the main responsibility of administering the province was on his shoulders with the small amount of money given by the company. This cunning arrangement by the British was a challenging task for the Nawab. It is known as the dual system of government. The main sufferers of this system were the common people. अब वो क्या कर रहे थे, जो है आयरनिकली द नवाब हैड नो पावर्स. अब नवाब के पास तो कोई पावर नहीं बची क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उसको दबा लिया. बट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द प्रोविंस वाज ऑन हिज शोल्डर. अब उन्होंने क्या किया, नवाब के ऊपर जो है और जिम्मेदारियां ला दी, है ना. प्रोविंस ऑन द शोल्डर्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी गिवन बाय द कंपनी. उसको जो है नवाब को बहुत छोटा अमाउंट दिया जाने लगा कि अब तुम ये सारी व्यवस्था संभालो, बट ये तो पॉसिबल नहीं था. दिस कनिंग अरेंजमेंट, ये जो उन्होंने चालाकी भरा जो
व्यवस्था की थी, ब्रिटिश वॉज अ चैलेंजिंग टास्क फॉर द नवाब। अब उन्होंने ये उसको एक चैलेंजिंग टास्क दिया नवाब को कि कम पैसों में तुम सारी व्यवस्था बना के रखो, हम देखते हैं तुम कैसे कर पाओगे। अब इट इज नोन एज द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। द मेन सफर, अब क्या हुआ, वहां लोग सफर कर रहे थे, जो कॉमन पीपल थे वो सफर कर रहे थे, कम पैसों में सारी व्यवस्था चलाना तो पॉसिबल नहीं है ना। द कंपनी नाउ हैड मोर पावर एंड ऑथोरिटी इन इंडिया। ओके, तो कंपनी जो है उनके पास अब वो सब जो है और ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। इट टुक land and a vast sum of money from the Nawabs of Bengal in the form of gifts. The acquired wealth led to corruption within the company. Robert Clive was given the responsibility of ousting the corruption within the company administration. However, he had gained a large amount of wealth for himself, for which he was brought under questioning by the British Parliament in 1772. This, however, did not mean that all the officials were corrupt under his administration. Many had come to earn enough to provide their families with comfortable life, but had perished due to war and disease. Those who had managed to go back with large amounts of wealth led and luxurious lives. अब क्या हो रहा था, उन्होंने जो नवाब को जो वो दी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे पॉसिबल नहीं हो रहा था। अब उससे ब्रिटिश लोग तो बढ़िया से अपना जो लाइफ है उनकी बढ़िया लग्जरी से, बढ़िया पैसों से अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे थे, बट नवाब के अंडर में जो भी एरिया आता था, जो लोग आते थे, वो इस चीज को झेल रहे थे क्योंकि कम पैसों में उनका जो है सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। वॉर्स विद मैसूर, अब मैसूर के साथ युद्ध। हैदर अली रीगल 1761 1782 CE and his son Tipu Sultan 1782 and 1799 were powerful rulers of Mysore. अब ये है मैसूर के जो है शक्तिशाली शासक कौन थे, हैदर अली और टीपू सुल्तान। They were against the British and opposed their policies. वो दोनों जो है किसके, ब्रिटिश के खिलाफ थे, है ना, और जो उनकी पॉलिसीज बनाई थी उनको भी वो नहीं मानने वाले थे। A large part of the spice trade was under the control. एक बहुत बड़ा जो हिस्सा था स्पाइस मसालों का व्यापार का, वो उनके कंट्रोल में था और मैसूर राज्य के कंट्रोल में था। जो मसालों का व्यापार था वो मैसूर राज्य के कंट्रोल में आता था। आफ्टर द डेथ ऑफ हैदर अली, his son टीपू सुल्तान became the ruler of मैसूर। तो हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का जो शासक था कौन बना, उसका बेटा टीपू सुल्तान। He took certain steps like stopping the export of sandalwood, pepper and cardamom through the ports of his kingdom. अब उसने क्या किया, उसने जो है अपने राज्य से कुछ चीज एक्सपोर्ट करनी बंद कर दी। क्या क्या थी वो, चंदन था, काली मिर्च थी और इलायची, है ना। उसने क्या किया, ये चीजें अपने राज्य से जो है ये कम कर दी एक्सपोर्ट करनी। He also stopped the local merchants from trading with the company. उसने क्या किया, जो लोकल मर्चेंट थे, उसने लोकल जो वहां पे काम करने वाले थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनका जो व्यापार है वो बंद करवा दिया। He maintained good relations with the French who were the rivals of the British. अब उसने क्या किया, जो फ्रेंच थे उनके साथ अपने रिलेशन बनाने शुरू कर दिए और वो ब्रिटिश के खिलाफ थे, जो फ्रेंच थे। टीपू मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंच। टीपू सुल्तान ने क्या किया, जो फ्रेंच थे उनकी हेल्प लेके, उनसे फ्रेंडशिप करके अपनी जो आर्मी है उसको मॉडर्नाइज किया और ज्यादा उनको तैयार किया। द ब्रिटिश सा एंग्लो मैसूर एज अ थ्रेट डेवलपिंग अगेंस्ट द कंपनी। अब ब्रिटिश को दिखने लगा जो कि ये जो है अब हमारे अगेंस्ट जा रही है चीजें, ठीक है। तो फोर मैसूर वार्स वर फॉट बिटवीन द रूलर्स ऑफ मैसूर एंड द ब्रिटिश। अब क्या हुआ, 4 युद्ध हुए मैसूर में, किस किस के बीच, ब्रिटिश और मैसूर का जो शासक था उनके बीच। 1767, 69, 1780, 84, 1790, 92 and 1799 the first Anglo-Mysore war was won by हैदर अली। अब क्या हुआ, सन 1767 से 69, 1780 से 84, 90 से 92 और 99
जो उसका बेटा था टीपू सुल्तान, द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार वाज वॉन, हैदर अली के द्वारा जो है ये युद्ध जीते गए थे। However, he died in the second war, वो जो है दूसरे युद्ध में मारा गया। टीपू सुल्तान continued to fight, तो उसके जो बेटा था टीपू सुल्तान उसने इस युद्ध को, फाइट को, लड़ाई को जारी रखा। इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर द ब्रिटिश फॉर्म्ड एज अ अलायंस विद अदर रूलर्स एंड डिफीटेड टीपू सुल्तान। अब क्या किया ब्रिटिश लोग ने, जो है जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अलायंस बनाया किसके साथ, एंग्लो मैसूर वॉर द ब्रिटिश फॉर्म अलायंस विद अदर रूलर्स, जो अदर शासक थे ना उनके साथ उन्होंने अलायंस बनाए अपने ब्रिटिश ने, तो और किसको, टीपू सुल्तान को हरा दिया। लार्ज पार्ट्स ऑफ लैंड फ्रॉम मैसूर वर टेकन एंड टीपू हैड टू पे फाइन, तो वहां की जो है जमीनें उन्होंने हड़पनी शुरू कर दी और टीपू को जो है बहुत बड़ा एक फाइन जो है देना पड़ा। द ब्रिटिश ट्राइड टू इम्पोज subsidiary alliance on Mysore. However, Tipu Sultan refused and it led to the Fourth Anglo-Mysore War. तो क्या हुआ, ब्रिटिश जो है इम्पोज सब्सिडरी अलायंस ऑन मैसूर, अब वो मैसूर के साथ अलायंस बनाना चाहते थे कि तुम भी हमसे हाथ मिला लो। टीपू सुल्तान रिफ्यूज, उसने मना कर दिया और इट लेड टू द फोर्थ एंग्लो, और उसने फिर चौथे युद्ध के लिए उनको ललकारा। द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार पॉपुलरली कॉल्ड द बैटल ऑफ सेरिंगापत्तम was the final battle between the British and टीपू सुल्तान। जो ये चौथा मैसूर युद्ध था, ये फाइनल युद्ध था किसके बीच, ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के मध्य। टीपू सुल्तान died fighting to defending his capital सेरिंगापत्तम। अब क्या हुआ, इस युद्ध में उसको अपनी जो राजधानी उसको बचाने के लिए टीपू सुल्तान की जो है इस युद्ध में मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान फैमिली वाज एक्साइल्ड टू वेल्लोर। अब उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के परिवार को भेज दिया बाहर वनवास के लिए वेल्लोर, एंड द रूल ऑफ मैसूर एज गिवन टू वुडियर्स हु एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस। अब वहां का शासक कौन बन गया, वुडियर्स हु एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस। उसने क्या किया, ब्रिटिश लोगों के साथ अलायंस बनाने शुरू कर दिए। British expansion under Lord Wellesley 1978 to 1805 CE. अब different governor generals came up with different ideas and policies to expand the British Empire in India. अब विभिन्न प्रकार के जो गवर्नर जनरल थे वो भारत आए, उनके तरह तरह के आइडिया, उनकी तरह तरह की पॉलिसीज, ठीक है ना, क्या हुआ भारत में जो है अपना जो शासन फैलाने के लिए। फिर लॉर्ड वेल्सली फॉलोड टू पॉलिसीज। लॉर्ड वेल्सली जो तो था वो दो पॉलिसी का इस्तेमाल करता था। वन वाज द पॉलिसी ऑफ वॉर एंड द अदर वाज नोन एज सब्सिडरी अलायंस। अब वो कह रहा था कि या तो युद्ध करो और या हमसे संधि कर लो। ये दो पॉलिसी उसकी थी कि या तो युद्ध करो या हम हमारे अंडर आ जाओ। अंडर द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस द प्रिंसली states of India had to hand over their sovereignty to the British in exchange of protection. Various Indian rulers were asked to sign the subsidiary alliance and agree to its terms and conditions. Wars with Marathas. अब उनका ये कोई मानने को तैयार नहीं था, ठीक है। The defeat in the third battle of Panipat in 1761 had weakened the power of the Marathas. अब आती है यहाँ पे मराठा की बात कि 1761 में जो सबसे उनकी जो शक्ति क्षीण हुई मराठाओं की और जो मराठा उसमें हारे। द मराठा किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स। जो मराठा राज्य था, साम्राज्य था, वो कई राज्यों में डिवाइडेड था। डिफरेंट चीफ्स हु बिलोंग टू डिफरेंट डायनेस्टीज like Scindia, Holkar, Gaikwad and Bhosle, all these chiefs were under a Peshwa or the Prime Minister. कई सारे राज्य थे और वो ये उन सबके हेड थे, ठीक है। महाजी सिंधिया एंड नाना जो है फडणवीस were two of the known Maratha soldiers of that time. उस समय पे दो जो है मराठा सैनिक थे, कौन थे, महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस। The British and the Marathas fought 3 wars. ब्रिटिश और मराठाओं के मध्य कितने युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए। The first war 1775 to 1782। तो पहला युद्ध 1775 से कब तक चला, 1782, ended with the Treaty of Salbai. The second 1803-1805
वॉर एंडेड विद द ब्रिटिश कैप्चरिंग आगरा। अब क्या किया, ब्रिटिश ने जो है, अंग्रेजों ने आगरा को कैप्चर कर लिया था, उड़ीसा को और दिल्ली को। द थर्ड एंग्लो मराठा वार 1870 to 19 टोटली डिस्ट्रॉयड द मराठास। अब क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने मराठाओं को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, खत्म कर दिया था। द पेशवा वाज रिटायर्ड, गिवन ए पेंशन एंड वाज सेंट टू बिथुर इन कानपुर। पेशवा जो है रिटायर हो गया था और उसको पेंशन दी जाने, उसको कहाँ भेजा गया, कानपुर। द कंपनी हैड नाउ एस्टैब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एरियाज ऑफ द साउथ ऑफ विंध्यास। अब क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बहुत अच्छी तरह से कहाँ पे, विंध्यास की तरफ को फैल चुकी थी, क्योंकि उसने सारे मराठाओं का अंत कर दिया था। Expansion of the British Empire 1805 to 1849. The policy of paramountcy was initiated by the Governor General Lord Hastings 1813 to 1823 CE. The company claimed that now its power and authority were greater than that of the Indian states. This policy justified its actions such as annexing kingdoms or using other means to threaten the ruler. They forced rulers to accept subsidiary alliance. The policy paved way for the policies which were later formed by the British. अब उन्होंने एक ही पॉलिसी बना रखी थी कि या तो युद्ध करो या हमारे अधीन हो जाओ, ठीक है। The British faced opposition as they turned their focus towards the annexation of smaller kingdoms. One of these kingdoms was the kingdom of Kittur in Karnataka, whose queen Rani Chennamma opposed the British and fought against them to stop annexation of Kittur. अब उनके सामने कौन आया, कर्नाटका की रानी, रानी चेन्नम्मा, तो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए। She was captured and imprisoned in 1824. She died in 1829 in prison. उनकी भी 1829 में मृत्यु हो गई। However, the opposition against the British in Kittur was carried on by a prominent warrior, Rayana of Sangoli. Until his capture, he was hanged in 1831. और क्या हुआ, इन्होंने इनको फांसी की सजा सुना दी। The company became concerned about Russian expansion in territory and power. They assumed that Russia might attempt to expand its influence over India by exploiting the northwest. Hence, to secure the northwest, the company fought two wars with Afghanistan between 1838 and 1842, which resulted in the indirect establishment of company rule. Sindh was taken over by the company in 1843. अब किसका समय आया, अब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध पे भी अपना कब्जा जमा लिया था। कब, 1843 में। सिंध वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश, दे फोकस्ड ऑन पंजाब। अब उनका फोकस किस पे था, पंजाब पे था। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक आफ्टर हिज डेथ इन 1839 टू प्रोलॉन्ग वॉर्स वर फॉट विद द सिख किंगडम। अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वाज एनेक्स्ड, ठीक है। अब उनकी मृत्यु के बाद भी जो है उन्होंने ब्रिटिश जो सरकार थी उसने अपने अंडर में ले लिया। लॉर्ड डलहौजी एंड हिज एक्सपेशनिस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात की जाएगी, ये तो सबसे बेकार जो है ब्रिटिश शासक था। लॉर्ड डलहौजी बिकेम द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 to 1856. He introduced a new system of annexation through his policy called the doctrine of lapse. This doctrine proclaimed that if an Indian ruler died without leaving behind a natural heir, his territory would automatically lapse and come under the British. अब इसने ये और बेवकूफ भरी बात बोली, इसने कहा कि this doctrine proclaimed that if an Indian ruler died without leaving behind a natural heir, कि जो शासक है इंडिया का, अगर वो कोई मरेगा बिना किसी को वो किए हायर, मतलब अपने की मेरे बाद ये राज्य करेगा, हिज टेरिटरी, उसका जो राज्य वो है सत्ता वो समाप्त हो जाएगी ऑटोमेटिक ही, और उस पर जो है ब्रिटिश अपना वो हक जमा लेगी। सतारा 1848, नागपुर 1850, झांसी 1854 and many other kingdoms were annexed under this policy since it did not allow adopted her to take over the throne. तो इन्होंने क्या किया, जो है नागपुर, झांसी और बहुत से मैनी मोर जो स्टेट थे उनको अपने अंडर में ले लिया इसी पॉलिसी के थ्रू।
Dalhousie and Awadh. Dalhousie introduced another policy. अब एक अलग policy उसने लाई. He began annexing territories on the pretext of misgovernance. The Nawab of Awadh, Wajid Ali Shah, was one of such ruler who was accused of misgovernance and reluctance to introduce reforms. Awadh was annexed on these pretexts in 1856. This led to a lot of anger among the Indian soldiers in the British Army, as many of them hail from Awadh. This was also one of the reasons for the uprising of the revolt later. Next one is administrative structure of India under the British. An efficient system of civil administration and professional well-trained army were two of the most important features of British rule in India. The system of civil administration was set up to collect land revenue, which was the main source of income. The army fulfilled the need of the company to expand its territories and wage wars against Indian rulers. Civil administration. Lord Cornwallis is generally regarded as the father of Indian civil administration. It was during his tenure as the Government General 1886 that the structure of an independent civil service was put in place. Before his term in the office had begun, the company officials got low salaries. तो क्या होता था इसके अंडर में, जब इसका वो आया था, जो लोग हैं कंपनी जो है वो लो सैलरीज में काम करती थी. However, they enjoyed the freedom of making money. अब इसको मजा आ रहा था कि ये बहुत आजाद था कि मैं बहुत अच्छे से पैसे को बना रहा हूँ through private trade and bribes from local rulers and traders. This practice was stopped by Cornwallis, who replaced the corrupt, disloyal, and self-seeking official with well-educated, honest, and loyal civil servants. He also raised their salary 1,000 per 100 per month. तो इतनी लो सैलरी में ये काम कराता था लोगों से. Now in 1800, the then Governor General Lord Wellesley established Fort William College in Calcutta to train civil servants to local languages and customs. In 1806, a similar college called the Haileybury College was established in England to train civil servants. अब क्या किया कि वहां से जो है कैलकाटा के जो कॉलेज था उसमें एक सिविल सर्वेंट लोकल लैंग्वेज उनको सिखाने के लिए आया. ठीक है, वहां पे उसने हायर किया. From 1853, all recruits had to go through a competitive exam in order to qualify for the civil services. The ICS Act of 1861 established the Indian Civil Service for administrative convenience. British India was divided into district. तो क्या हुआ, जिलों में इसको डिवाइड कर दिया. In each district there was a collector to collect revenue, a magistrate to maintain law and order, and a judge to administer justice. तो वहां पे जिले के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, ये सब बना दिए. कौन? कलेक्टर बना दिए, मजिस्ट्रेट बना दिए, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए. द आर्मी. The EEIC's army was disciplined and loyal. जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी वो बहुत अनुशासित और लॉयल थी. Soldiers were thoroughly trained in the USC use of the latest arms and ammunition and paid regularly. तो जो आर्मी थी वो जो है बहुत ही वेल उससे ट्रेन होते थे और उनको पे भी बहुत अच्छा और रेगुलर किया जाता था. From the 1820s, the cavalry declined in importance and the infantry become more important. Now, soldiers of his regiment were trained in using musks and matchlocks. Soldiers in the company's army were mostly Indian, while the officers were exclusively British. The highest position held by an Indian soldier, also called a spy. Okay, was that spy? Was it of Subedar? During the 19th century, the British developed a uniform military culture. अब क्या हुआ 19th सेंचुरी में, क्यों जो है ब्रिटिश लोगों ने क्या हुआ, यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर स्टार्ट किया. सोल्जर वर सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग
irrespective of their caste and communities. Judicial organization. The judicial system in India had no uniform code of law prior to the one introduced by the British. In 1793, the Cornwallis Code was introduced under which civil, criminal and commercial cases besides those pertaining, okay, to land revenue and policy systems was recovered. Warren Hastings and Conway set up civil and criminal courts at the district level. अब उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे आर्मी को सपोर्ट करना शुरू किया, उनकी ड्रेस कोड शुरू किया, फिर उन्होंने जो है एक क्रिमिनल अपराधियों के लिए कोर्ट शुरू कर दी. इंडियन लॉज वर कॉडिफाइड इन 1833 by the Law Commission. This led to the introduction of the concept of rule of law, according to which the law was the same for all irrespective of their position, caste, religion or economic status. However, only Europeans had special courts and were tired by British judges. The Supreme Court was established in 1774 in Calcutta under the Regulating Act of 1773. A graded system of courts evolved over a period of time to dispense justice. Gradually, high courts were established at Bombay, now Mumbai, Calcutta and Madras, now Chennai. The Indian judges had subordinate courts. So, I hope all topics are covered in this chapter. I hope you all are very well understand this chapter. Thank you.